देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर साइंस की, जो कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, जो कि अभी आपके यूपी बोर्ड की तरफ से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को लिए प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके जाते हैं तो ये मान लीजिए कि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर से 100% फंसेगा। इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और इसको आप लोग सही से करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने यूट्यूब में काफ़ी देखा कि अभी तक जो यूपी बोर्ड की स्टडी यूट्यूब में कराई जा रही है वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी ऐसा चैनल अभी तक मुझको नहीं मिला है जो आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली चलता हो या उनको कोई चीज़ प्रोवाइड कराता हो। तो इस चीज़ों को देखते हुए अब मैंने निर्णय ले लिया है कि इस चैनल में केवल और केवल आपको अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासें दी जाएंगी। ठीक, तो उसके लिए आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से करके जाना है। हर हाल में रात में करिए, सुबह करिए, दोपहर में करिए, सुबह 7 बजे से पहले इस पेपर को पूरी तरह से रट के ही जाना है एग्जाम सेंटर में। इस बात को पहले आप फाइनल कर लीजिए। बिना इस मॉडल पेपर को पढ़े आपको एग्जाम सेंटर में नहीं जाना, अन्यथा अगर आपके नंबर कम आते हैं या आपको कुछ भी नहीं वहाँ फंस रहा तो आप जिम्मेदार होंगे, उसके लिए मैं नहीं हूँगा। तो चलिए भाई, बात करते हैं मॉडल पेपर में क्या कैसे है। देखिए, जब आप साइंस का पेपर वहाँ खोलेंगे तो आपको 3 सेक्शन में पेपर मिलेगा। पहला सेक्शन जिसको उन्होंने नाम देगा सेक्शन ए, और उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके किसके क्वेश्चन होंगे भैया? फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। उसमें से पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रत्येक पार्ट के आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। चलते हैं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए चलता हूँ। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो प्लेन मिरर की कितनी होती है? 0 होती है, इन्फिनाइट होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, माइनस का 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो आपकी इन्फिनाइट होती है। वो कितनी होती है? इन्फिनाइट होती है। वो आपकी कितनी होती है? इन्फिनाइट होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल रट लीजिए हर हाल में इस क्वेश्चन को कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इन्फिनाइट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइट स्कैटरिंग इज द लीस्ट। जो लाइट स्कैटरिंग है वो लीस्ट किस कलर के लिए होती है? मैंने कई बार बताया है कि लाइट स्कैटरिंग जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है रेड कलर के लिए, और जो मैक्सिमम होती है वो होती है वायलेट कलर की। रेड कलर के लिए लिस्ट होती है और वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम होती है। इस चीज को भी अच्छी तरह से रट लीजिए। तो इसका सेकंड का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे पूछा गया है कितना होता है, कि जो प्रोटॉन होता है उसका आपसे क्या पूछा भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा कितना होता है। तो आप याद रखिए कि जो आपके पास प्रोटॉन होता है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम सी ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो यही होगा और प्रोटॉन का पूछे तो यही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन सी नहीं है? तो याद रखना, गॉस जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं होती है। गॉस जो है वो किसकी यूनिट नहीं होती? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं होती। गॉस आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। याद रखना, ये आपके 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं साइंस के क्लास 10 एग्जाम के लिए। चलिए भैया, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आज रात में सब लोग अपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के कल हर बच्चा 70 में से 65 नंबर अटेंड करके आए और सबके 65 से ऊपर ही मार्क्स आए 70 में। ठीक है, चलते भैया अगले क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपको पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 2 नंबर के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, और उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स फोकस डिस्टेंस, उसका आपसे फोकस डिस्टेंस पूछिए, फोकल लेंथ पूछिए, तो फोकस डिस्टेंस पूछिए। तो उसके लिए देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बिट सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना है। तो हम दूसरे के फर्स्ट का आंसर देने जा रहे हैं, तो हम डालेंगे दूसरे के फर्स्ट, और वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब देखिए जो जो दिया है, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको साफ साफ बताया है कई बार कि जो दिया हो सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए सवाल को आप पढ़िए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। फोकस डिस्टेंस निकालना है, तो फोकस डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम जानते हैं कि फोकस डिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 के बराबर होता है। फार्मूला लगा दिया, फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू रख दी 20/2, तो सॉल्व किया तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका दूसरा ऑप्शन आंसर हो गया। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स वहां पे दे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलते भैया अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज इट मीन ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। देखिए अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी आइस होता है, आइस के द्वारा हमारे फोकस को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, फोकस को हमारी आइस क्या करती है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करती रहती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार वो अपनी, हमारी जो आइस होती है वो अपने फोकस को चेंज करती रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। इसी को क्या बोलते हो आप लोग भैया, अकोमोडेशन। तो देखिए मैंने लिखा है अकोमोडेशन ऑफ आइस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आइस टू चेंज इट्स फोकस फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर ऑब्जेक्ट अथवा फार ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पास रखा है या दूर रखा है, उसको देखते हुए हमारी आंख जो आइस होती है वो स्वयं जो अपनी फोकस को चेंज करता है, उसी एबिलिटी को हम लोग अकोमोडेशन ऑफ आइस बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आइस बोलते हैं। अकोमोडेशन ऑफ लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट के नियर या फार पोजीशन पे रखे होने पे हमारी आइस के द्वारा अपनी फोकस को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ लाइट। चलते हैं भैया अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है राइट द डिफिनीशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको डिफिनीशन लिखना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना देखिए इस सवाल को घुमाया कि आधे लोग जब इस सवाल को कल देखते बोर्ड में तो उनके तो समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है। ये आप सही देखिए, इसने घुमा के, इतना घुमा के इस सवाल को पूछा जिसकी कोई, मैं आपको बता ही नहीं सकता कितना इस सवाल को उसने घुमा दिया है। उसको ये पूछना चाहिए राइट द डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। क्या पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब उसने कहा है राइट द डिफिनीशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की डिफिनीशन लिखिए, तो इसका मतलब उसको सीधा सीधा पूछना चाहिए कि आप डिफिनीशन लिख दीजिए एम्पियर की। ठीक, तो इस सवाल को याद रखना। देखिए कितना घुमा के एक सवाल पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अगर ये कल आप डायरेक्ट देखते तो आपके समझ में नहीं आता यूनिट का क्या लिखना है, क्या कैसे करना है, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आता। ये मानिए, यकीन मानिए, अभी भी कई बच्चों ने देखा होगा जब पहले तो उनके समझ में नहीं आया ये कौन सा क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे करेंगे, गलत तो नहीं लिख दिया सर ने। तो याद रखिए पूछा गया है राइट द डिफिनीशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब उसने डिफिनीशन हमसे एम्पियर की पूछी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और उसने कहा है जो डिफिनीशन लिखना है वो यूनिट की लिखना है, जो भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर की डिफिनीशन लिखना है। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे भैया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस आ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड आर कॉल्ड एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में या किसी सरफेस में पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है भैया, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर किसी कंडक्टर में पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। इतना लिख दोगे इसका आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मेड इन अ मिरर। मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम। मिरर है, देखिए यहाँ पे उसने मिरर को मेंशन नहीं किया, कॉनकेव मिरर है। देखिए आप यहाँ ये लिखा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मेड इन अ कॉनकेव मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड शो इट। आपको कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है इसको बताना है, लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। अगर इतना आप वर्क कर देंगे तो आपको यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके तीसरे क्वेश्चन में पूछेगा। तीसरे में आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने होंगे, दिए 4 होंगे, दोनों में अथवा अथवा होगा। तीसरे के पहले में ये करिए, या फिर दूसरा दिया है व्हाट इज मीन बाई फार स्लाइडनेस, हाउ कैन इट बी रिमेंडाइज।
इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है ये लिखा है आपका, ठीक है भैया। तो अब इन दो में से कोई एक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इन चारों में से दो करके चले जाते हैं तो उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, तीसरे के फर्स्ट के इन दोनों में से कोई एक को करना है, या तो इसको करेंगे या तो इसको, दो में से किसी एक को करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगले तीसरे के ही जो सेकंड पार्ट है उसमें इन दो में से कोई एक को करोगे, या तो इसको करोगे या तो इसको करोगे। ये नहीं कि पता चला एक ही के दो कर दिए ऊपर वाले के छुए नहीं, या ऊपर के दो कर दिए नीचे, ठीक है। तो अब हम देखिए, ये पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर लेना, नहीं आता तो आप दूसरे को करेंगे। दूसरा आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाई फार स्लाइडनेस, हाउ कैन इट बी रिमेंबर्ड। तो याद रखिएगा पहली बात कि जो आपके फार स्लाइडनेस है उसके 3 और नाम होते हैं। यहाँ पे फार स्लाइडनेस ना लिख करके वो दे सकता है आपको हाइपर मेट्रोपिया लिख के दे सकता है, या फिर यहाँ पे इसी का एक और नाम होता है लॉन्ग स्लाइडनेस, या फिर इसी का एक और नाम होता है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया, हाइपरोपिया, इन 3 में से कोई भी नाम आपको लिख के दे दे तो ये सेम चीज है। इसको आप लोग फार स्लाइडनेस बोलिए, या हाइपरमेट्रोपिया बोलिए, लॉन्ग स्लाइडनेस बोलिए, या हाइप्रोपिया बोलिए, तीनों के चारों नाम सेम है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बात आप समझ लेना कि ये चारों नेम एक है, इनमें से कुछ भी लिख के आता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है भैया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था फार स्लाइडेडनेस का मतलब होता है, साइंटेडनेस का मतलब होता है कि जब आपकी किसी ह्यूमन आइज के द्वारा दूर की चीज़ें, जो फार रखी हुई ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर दिखें, पर जो आपके ऑब्जेक्ट नियर बाई रखें, आपके पास में रखें, वो क्लियर ना दिखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे आप बोर्ड में, बोर्ड के लिए आंसर देख लीजिए। फार साइडनेस इन अ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आइस, ये जो डिफेक्ट होता है वो किसके लिए होता है भैया, ह्यूमन आइस के लिए होता है। ड्यू टू विच इट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है वो क्लियरली हमको दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर जो हमारा ऑब्जेक्ट आपका नियर रखा होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे डिफेक्ट अगर किसी की आंखों में है तो उसको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ चश्मा लगाना चाहिए। इससे आपका ये डिफेक्ट जो है खत्म किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये तीसरे का सेकंड है, ये भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूसेस इन मूविंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज थ्रू अ 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 आवर। आपको हीट बताना है कितनी प्रोड्यूस होगी अगर हमने 96,000 कूलम चार्ज को 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 आवर्स के लिए सप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको मैंने बताया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। हमेशा जो दिया है उसको पढ़ेंगे। गिवन चार्ज हमको दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसको लिख दिया, टाइम दिया है उसको लिख दिया। टाइम हमेशा आप लोग सेकंड में रखते हैं तो 1 आवर्स को अपने सेकंड में। अब हमको हीट फाउंड करनी है, तो हीट के लिए एक ही फार्मूला हमारे पास होता है जो कि जूल्स लॉ से हमें पता होता है। तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स फार्मूला कहता है H = I² RT, ठीक है। तो इसको क्या H = I, और मैंने एक I को यहाँ स्क्वायर से अलग करके IR के साथ T में लिख दिया। तो क्या यहाँ से जो IR है उसको हम लोग ओम्स लॉ से V = IR, तो IR की जगह V लिखा जा सकता है, तो यहाँ से H = IVT हो गया। फिर हम ये जानते हैं कि जो I होता है वो Q/T होता है, तो यहाँ रखा H = QV, ठीक है, I की जगह Q/V रखा, तो यहाँ से T से T कट जाएगा तो QV आ जाएगा। Q क्वेश्चन में दिया है, V क्वेश्चन में दिया है, दोनों को रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास हीट है वो कितनी आ जाएगी, 4.8 × 10⁶ जूल आ जाएगी, ठीक भैया। और इसके बाद आंसर के लिए मैंने आपको बताया, फिर नीचे आपको एक लाइन लिखना होता है क्लियरली। क्या लिखोगे, हीट प्रोड्यूस्ड इन मूविंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 आवर्स इज 4.8 × 10⁶ जूल। इतना लिखोगे आपको क्लियर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी आपके लिए क्वेश्चन नया नहीं, देखिए जो मैंने क्वेश्चन मॉडल पेपर ने आपका यूपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराया, और इस क्वेश्चन को मैं पहले आपके वीडियो लेक्चर में भी इस तरह क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप करके जाइएगा कि जो आपका डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ये आपसे पूछ रहा है, इसको भी देख लेना। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड ने दिया है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आइस एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर में दिया जाएगा।
देखिए जितने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तीनों पार्टों में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक अथवा में होगा, तो उनमें से कोई एक करना है, उसके आपको 7 मार्क्स देंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रा द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज, कि ह्यूमन आइज का आप डायग्राम बनाइए एंड डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट पार्ट, और उसके डिफरेंट पार्ट को आप लोग डिस्क्राइब कीजिए, उसको समझाइए क्या होता है। व्हाट इज द ओम्स लॉ, अथवा में दिया है व्हाट इज द ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट्स वेरिएशन बाई ड्राइंग आ सर्किट डायग्राम। इस सवाल को मैंने सुबह वाले लेक्चर में आपको कराया था, ये हो गया। तो इन दो में से कोई एक करना है, ये नहीं कि आपने पता चला कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिया है अथवा तो वो दोनों को कराते हैं और जोड़ लेते हैं 7 मार्क्स 7 मार्क्स। अगर आपको अथवा लिखा है कहीं पे भी तो याद रखना और का मतलब ये होता है या तो ये करना है या तो एक, कोई एक करना है, नहीं कि दोनों उठा के कर रहे हो, एक क्वेश्चन केवल करना है इनमें से, ठीक है। जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आप ये याद रखिए, किसी भी सेट में हो, चाहे वो आपका पार्ट ए का हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों में 7 मार्क्स का केवल एक एक क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है। चलते हैं, ये आपका पूरा फिजिक्स का एनालिसिस हो गया। इन चीज़ों को आप 100% पढ़ के जाइए, फिजिक्स का पूरा पेपर यहाँ से फंस जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री के लिए क्या बोला है भैया। देखिए ऐसे ही आपका जब आप सेक्शन बी में जाएंगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री लिखा होगा। सेक्शन बी में आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें पहला क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जिसमें 3 आपके ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 1 मार्क्स के। 3 आपके क्या दिए जाएंगे भैया, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, एक एक मार्क्स जिसका मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पाउडर्ड ऑन आयरन पाउडर, पावर्ड ऑन आयरन पाउडर। जब आप लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन पाउडर को डालते हैं तो क्या होता है, ये पूछा गया। व्हाट हैपन वहाँ पे क्या बनता है। ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्मेड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर फॉर्मेड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। अब हमको पता है कि जब भी आपका डाइल्यूट एसिड में, किसमें भैया, जब भी आपका जो है डाइल्यूट एसिड में किसको डालोगे भैया, आयरन पाउडर को डालोगे। किसको डालोगे आप लोग भैया, आयरन पाउडर को डालोगे, तो वहां से क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। किसी को पता हो तो बता दीजिए भैया, कमेंट में लिखिए आपके लिए, इस रिएक्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तब तक मैं एक खाली पेज देख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब देखिए भैया, आपको बोला क्या गया है सवाल में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देख लीजिए भैया, प्लस इसमें आपको आयरन पाउडर को डालना है, मतलब Fe को डालना है। तो जब भी आप इसमें आयरन को डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है भैया कि आयरन का सॉल्ट बन जाता है, तो आयरन क्लोराइड बन जाता है और साथ में आपका H2 गैस रिमूव होती है। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन होती है यहाँ पे। जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन को डालेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस और आयरन का सॉल्ट बनेगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड फॉर्मेट, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर फॉर्मेट, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट, क्लोरीन गैस बनी नहीं रही, गलत है। तीसरा कह रहा है रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन हो रही है। चौथा कह रहा है आयरन का सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल बना है। और कह रहा है वाटर बनेगा, वाटर नहीं बना है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। व्हाट विल बी इट्स पीएच पॉसिबल, तो उसका पीएच क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी आपका लिटमस का फाइनल कलर ब्लू हो रहा हो तो इसका मतलब वो बेस है, बेस है तो उसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपका रेड लिटमस हो जा रहा है फाइनली, देखिए रेड लिटमस था, फाइनली ये ब्लू हुआ है। अगर आपका फाइनल कलर रेड आता है तो याद रखिएगा वो एसिड होगा, और एसिड की वैल्यू आपकी 0 से 7 के बीच में होती। तो ये ब्लू लिटमस हुआ है। कैसा हुआ, ब्लू। ब्लू लिटमस का मतलब हो गया कि ये बेसिक है, और अगर बेस है तो इसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है जिसमें 10 दिया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेस वाटर आर देयर इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलाइजेस वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, 1/2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1/2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। केमिस्ट्री आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें केवल 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मैंने तीनों आपको अटेम्प्ट करा दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जिसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे भैया, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ टू गेट एसिडिक
एनहाइड्राइड फार्म एसिड एसिड एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा ये पूछा गया। हाउ टू गेट एसिटिक एनहाइड्राइड फार्म एसिड एसिड एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा इसको देखते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन ऐसे ही आपको वहाँ लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है, इसी तरह जैसे ही आंसर खत्म होगा आप अंडरलाइन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, वहाँ बहुत कुछ नहीं लिखना है, उत्तर डाल रहे हो, आंसर डाल रहे हो, फिर उसे रंग चुन रहे हो, ये सब नहीं, बिल्कुल क्लियर लिखिए, हल्का साफ और लाइट में लिखिए कि आपको एग्जामिनर देखे कि हाँ ठीक है। जैसे एग्जामिनर इसको देखा समझ गया कि यहाँ से आंसर खत्म है, उसने तुरंत नंबर दिया। ये सब करना बहुत जरूरी, इस तरह से कॉपी को सजाना बहुत जरूरी होता है भैया, ठीक है। देखिए 6th का ए आपसे पूछा गया था कि एसिडिक एसिड से आपको एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड फार्म एसिटिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन। कैसे बनता है भैया, ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 पेंटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीट की प्रेजेंस में होता है। तो देखिए ये एसिडिक एसिड है, जब आप इसकी रिएक्शन पेंटा डाइऑक्साइड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, इतना लिख दोगे आपको 2 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कैरेक्टराइज बाय द मोस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब कुछ एलिमेंट दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि वो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये दिए हैं वो एलिमेंट, गैलियम 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 आर्सेनिक सिलिकॉन बेरिलियम, इन सब में आपका मोस्ट मेटेलिक कौन सा एलिमेंट होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सेकंड का आंसर कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, द मेटेलिक कैरेक्टर एन एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, किसमें भैया, पीरियड के अक्रॉस। तो देयरफॉर गैलियम जो होगा वो आपका मोर रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैलियम होगा। अगर इन सब में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटेलिक होगा वो आपका गैलियम और बेरिलियम होगा। अब गैलियम और बेरिलियम में बात की जाए तो गैलियम आपका सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया है, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन गिव्स एग्जांपल। आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसको विथ एग्जांपल आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो देखिए रिएक्शन इंडोथर्मिक की बात करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड द इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो हीट को कंज्यूम करती है, मतलब जिसको हमको बाहर से हीट देनी पड़ती है, तो उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी देना था तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को लिया और इसको हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, हीट दे दी, बाहर से एनर्जी दे दी, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन का। और क्या लिखना भैया, एक एक्सोथर्मिक के भी समझाना है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो इंडोथर्मिक की अगर हम लोग बात करें तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीजियस, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, इस तरह की रिएक्शनों को आप लोग क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कार्बन बर्न टू फार्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। अगर हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं तो वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट बनता है। तो इंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट हमको बाहर से देना पड़े, एक्सोथर्मिक का मतलब जो रिएक्शन हीट स्वयं रिलीज करे, रिलीज है तो एक्सो है और आपको कंज्यूम कर रही है तो इंडो है, इतना याद रखिए कुल मिलाकर बस। अगला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में क्या दिया गया है, हाँ, व्हाट डज द पीएच स्केल मेजर। पीएच स्केल क्या मेजर करता है, गिव द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू इज इन न्यूट्रल कॉमा एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। आपको बताना है कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है और आपको साथ में क्या बताना है, रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की रेंज बताना है न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, एसिडिक सोल्यूशन के लिए और बेसिक सोल्यूशन के लिए। तो इसका आंसर देख लीजिए भैया, पीएच स्केल मेजर द एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ एनी सब्सटेंशियल लिक्विड। पीएच स्केल कुछ नहीं होती है, वो एक मेजर करने की स्केल होती है कि कोई सोल्यूशन या सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको मेजर करने की एक स्केल होती है। फिर रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए इसकी रेंज 0 से लेकर 7 के लिए होती है। अगर हम लोग रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो उसके बेसिक सोल्यूशन के लिए उसकी रेंज होती है 7 से लेकर 14 के बीच में। और पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो पीएच की वैल्यू न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए 8-7 होनी चाहिए, ठीक। अगले
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन विथ एग्जांपल। ये भी आपका कितने का है, 2 मार्क्स का है। केमिस्ट्री में ज्यादातर आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे और टोटल 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। 25 और 25 मार्क्स के आपके पास फिजिक्स और बायोलॉजी आएगी और 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, ठीक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन विथ एग्जांपल। अब आपको कैल्सिनेशन का प्रोसेस विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, उसमें डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इस 8 नंबर है, इसमें 7 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना है। डिफाइन करना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट विथ 1 एग्जाम्पल, और सबके एक एग्जाम्पल लिखने हैं। अथवा में राइट द मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। या फिर आप ये करिए कि मेथड लिखिए, उस राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को लिखिए। तो मैं एसिडिक वाला करा देता हूँ, ब्लीचिंग वाला आपको स्कूल में कराया गया होगा, जिस टीचर से आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे प्राइवेट में उन्होंने कराया होगा, ठीक है। तो ये आप अलग से कर लेना, मैं आपको ये इसका आंसर दे दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कर लेना। अगर आपके पास ना हो तो रात में मुझे बता देना, तो मैं सुबह एग्जाम से पहले आप तक प्रोवाइड करा दूंगा इसका भी आंसर आपको, ठीक है। तो अब हम 7-8 का क्वेश्चन लिखे, तो एसिड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड आर दीज सब्सटेंस विच रिलीजेस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आर्हीनियस के अनुसार एसिड वो होते हैं जिनको अगर हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो वो H+ अगर दे रहे हैं तो उनको एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए HCl को वाटर में डाला तो वहाँ से H+ और Cl- आपका बन गया। फिर इसी तरह बेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बेस आर दीज सब्सटेंस विच रिलीजेस OH- आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आर्हीनियस के अनुसार वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर OH को रिलीज करते हैं उनको बेस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ये हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो वहाँ से सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। अब बात आ गई सॉल्ट किसे कहते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों पाए जाते हैं। व्हेन एसिड बेस आर कंबाइंड, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वहाँ से सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों ने मिला तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट और साथ में वाटर को बना दिया। तो ये आपके केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे ही चुका हूं कि इस व्हाट्सएप नंबर में अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए 7880960882 में संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपके चैनल में है, आप उससे वहां से जाकर टेलीग्राम में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी तरह की डाउटनेस के लिए। चलते हैं भैया बायो की तरफ, ये पार्ट बी की पूरी बात हो गई। आ जाइए भैया, अब देखिए पार्ट सी जो कि बायोलॉजी का होता है, उसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या कैसे पूछेगा और क्या क्या हमको बताना होगा। तो बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिल्क टीथ आर देयर इन अ ह्यूमन। ह्यूमन में मिल्क टीथ कितने होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन जो होता है उसके पास मिल्क टीथ कितने होते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा 20 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 20 होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है द फीमेल सेक्स हार्मोन्स इज कॉल्ड। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। उसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया, एस्ट्रोजेंस कहते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डज आ फ्लावर हैव। हाउ मैनी पार्ट्स डज आ फ्लावर हैव, जो हाउ मैनी पार्ट्स द फ्लावर हैव, तो फ्लावर हैव में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको पता है 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द मेंबर ऑफ ऑटोसम इन ह्यूमन्स स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में कितने आपके मेंबर्स होते हैं ऑटोसम के, तो वो होते हैं हमारे पास 22। कितने होते हैं भैया, 22। इसको याद रख लेना। ये चारों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तब आपसे बोला है अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इसोपेगस। इसोपेगस के डिफरेंट आपको पार्ट लिखने हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे भैया, इपोगस इन एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भैया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्विकल इपोगस, थोरैसिस इसोपोगस और अब्डोमिनल इसोपोगस। ठीक, ये 3 पार्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, व्हाट इज द इंटरनेशनल सेप्टम कॉल्ड। व्हाट इज हिज वर्क, उसका वर्क आपको बताना है और वो क्या होता है, इसको आपको इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है और इसका वर्क बताना है। अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पमैगन एंड ग्लाइंग। ग्लाइंग और
पामेंग में क्या डिफरेंस होता है ये आपको लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इसका आपको क्या लेना है भैया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, 4 मार्क्स का है तो आप इसको कर लेंगे। मेंशन द फंक्शन ऑफ लैम्फेटिक एंड ट्रांसपोर्ट। लैम्फेटिक और ट्रांसपोर्ट का आपको फंक्शन लिखना है, तो इन दो में से कोई एक करना है, अथवा में 4 मार्क्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द क्रेटोकिनाइन। क्रेटोकिनाइन के मेन फंक्शन लिखने, या फिर इसको ना करके आप इसको भी कर सकते हैं, राइट द नेसेसरी एडॉप्शन फॉर सेल्फ पोलिनेशन एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ये इन दो में से कोई एक करना है, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स क्रोमोसोम, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल। तो आपको बताना है अंडरस्टैंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम, की सेक्स क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ये 7 मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप उसकी जगह ये कर सकते हैं, मेंशन द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच। तो आपको बताना है, मेंशन करना है फंक्शन, मतलब आपको डायग्राम बनाना है, और जितने भी फंक्शन आपके माउथ से लेके स्टोमच तक जो एंजाइम होते हैं, इफेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस को, उन सब के विषय में एक्सप्लेन करना है। तो आपका ये पूरी तरह से इन दो में से कोई एक अटेम्प्ट करोगे तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका साइंस का मॉडल पेपर हो गया, जो यूपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराया था, मैंने आपको करा दिया। और इस पेपर को आपको 100% करके ही जाना है। चांस है कि यहाँ से आपके 20-25 नंबर के क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे, और बाकियों के लिए मैंने आपको वीडियो करा ही रखे। अगर आपने सारे वीडियो और जो मॉडल पेपर मैंने कराए हैं इनको इतना कर लिया, तो आपको 70 में से 65 बोर्ड में लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज का मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट हर जैसा भी आपको ये लगा हो मॉडल पेपर में, जैसा भी आपका अनुभव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।